आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 7। किताब का नाम गुफा का रूपक। और अब मैंने कहा, मैं तुम्हें एक दृश्य के माध्यम से दिखाऊंगा कि हमारी प्रकृति कैसे प्रबुद्ध होती है या अप्रबुद्ध रहती है। देखो, कुछ लोग एक भूमिगत मात में रह रहे हैं जिसका मुंह ऊपर की ओर प्रकाश के लिए खुला है, जो मात के भीतर केवल थोड़ा सा ही पहुंचता है। वे बचपन से वहां हैं। उनकी गर्दन और पैर जंजीरों से बंधे हैं ताकि वे हिल न सकें और केवल वही देख सकें जो उनके सामने है। जंजीरें उनके सिर को पीछे की ओर मुड़ने से रोकती है। उनके पीछे और ऊपर कुछ दूरी पर आग जल रही है, और आग व कैदियों के बीच एक पर्दा खड़ा है। यदि तुम देखो तो पर्दे के साथ एक छोटी दीवार बनी है, जैसे कठपुतली खेल दिखाने वालों के सामने होती है, जिसके ऊपर वे अपनी कठपुतलियां दिखाते हैं। मैं देखता हूं, ग्लकॉन ने कहा। और क्या तुम देखते हो? मैंने कहा। लोग उस पर्दे के साथ साथ चल रहे हैं। विभिन्न बर्तन, मूर्तियां और लकड़ी, पत्थर या अन्य सामग्रियों से बने जानवरों की आकृतियां लिए हुए जो दीवार पर दिखाई देती हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ चुप हैं। तुम मुझे एक अनोखी तस्वीर और अनोखे कैदी दिखा रहे हो, ग्लाकॉन ने कहा। वे हमारी तरह ही हैं, मैंने जवाब दिया। वे केवल अपनी या एक दूसरे की छायाएं देखते हैं जो आग मात की सामने वाली दीवार पर डालती है। सत्य, ग्लाकॉन ने कहा। वे और कुछ कैसे देख सकते हैं जब उन्हें अपने सिर हिलाने की अनुमति ही नहीं है? और उन वस्तुओं की जो वहां से गुजर रही हैं, वे केवल उनकी छायाएं ही देखेंगे? हाँ, उन्होंने कहा। और यदि वे एक दूसरे से बात करने में सक्षम हों, तो क्या वे ये नहीं मानेंगे कि जो नाम वे दे रहे हैं, वे उन चीजों के लिए हैं जो उनके सामने हैं? यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। और मान लो, मात की दूसरी ओर से प्रतिध्वनि आती है। क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि जब कोई गुजरने वाला आवाज करता है, तो वह आवाज उस छाया से आ रही है जो उनके सामने से गुजर रही है? कोई संदेह नहीं, क्लकॉन ने जवाब दिया। उनके लिए, मैंने कहा, सत्य केवल उन छायाओं के अलावा और कुछ नहीं होगा। यह निश्चित है, उन्होंने कहा। अब फिर से देखो, मैंने कहा, और विचार करो कि क्या होगा यदि इन कैदियों को आजाद कर दिया जाए और उनकी भ्रांति को दूर कर दिया जाए। सबसे पहले, जब उनमें से कोई एक आजाद हो और अचानक उठने, अपनी गर्दन घुमाने, चलने और प्रकाश की ओर देखने के लिए मजबूर हो, तो उसे तीव्र दर्द होगा। चमक उसे चकाचौंध कर देगी और वह उन वास्तविक चीजों को देखने में असमर्थ होगा जिनकी छायाएं उसने पहले देखी थीं। यदि कोई उससे कहे कि जो उसने पहले देखा था वह भ्रांति थी, लेकिन अब वास्तविकता के करीब है और उसकी आंखें अधिक सत्य देख रही हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? और यदि उसका मार्गदर्शक उन चीजों की ओर इशारा करे जो वहां से गुजर रही हैं और उससे उनका नाम बताने को कहे, तो क्या वह व्याकुल नहीं होगा? क्या वह ये नहीं सोचेगा कि जो छायाएं उसने पहले देखी थीं, वे उन चीजों से अधिक वास्तविक हैं जो उसे अब दिखाई जा रही हैं? यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। और यदि उसे प्रकाश की ओर सीधे देखने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या उसकी आंखों में दर्द नहीं होगा जो उसे उन चीजों से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर करेगा? क्या वह उन छायाओं को जिन्हें वह देख सकता है, उन चीजों से अधिक स्पष्ट और वास्तविक नहीं मानेगा जो उसे दिखाई जा रही हैं? सत्य, उन्होंने कहा। और यदि उसे और अधिक मजबूर किया जाए, यहां तक कि सूर्य के प्रकाश में खींच लिया जाए, तो क्या वह दर्द और क्रोध नहीं महसूस करेगा? जब वह प्रकाश के करीब आएगा, तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और वह उन चीजों को नहीं देख पाएगा जिन्हें वास्तविक कहा जाता है। उस क्षण में नहीं, ग्लकॉन ने कहा। उसे ऊपरी संसार के दृश्य का आदी होना होगा। पहले वह छायाओं को सबसे स्पष्ट रूप से देखेगा, फिर पानी में लोगों और चीजों के प्रतिबिंब, और उसके बाद स्वयं उन चीजों को। फिर वह रात में चंद्रमा, तारों और आकाश की चमक को देखेगा।
वह रात में आकाश और तारों को दिन में सूर्य या उसके प्रकाश की तुलना में अधिक आसानी से देख पाएगा। निश्चित रूप से, उन्होंने कहा, अंत में वह सूर्य को देखने में सक्षम होगा, न कि केवल पानी में उसका प्रतिबिंब, बल्कि उसे उसके उचित स्थान पर और जैसा वह है। निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने कहा, तब वह तर्क करेगा कि यही सूर्य मौसम और वर्ष देता है, और या यह दृश्य संसार में हर चीज का संरक्षक है। यह उन सभी चीजों का कारण है जिन्हें वह और उसके साथी कैदी देखने के आदी थे। यह स्पष्ट है, ग्लाकॉन ने कहा, वह पहले सूर्य को देखेगा और फिर उसके बारे में तर्क करेगा। और जब वह अपने पुराने निवास, मांद और अपने साथी कैदियों को याद करेगा, तो क्या तुम नहीं सोचते कि वह अपने परिवर्तन के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली मानेगा और उन पर दया करेगा? निश्चित रूप से, वह ऐसा करेगा, उन्होंने कहा। और यदि उनकी आदत थी कि वे एक दूसरे के बीच प्रतियोगिता करें, छायाओं को देखने और ये अनुमान लगाने में कि कौन सी पहले गुजरी, कौन सी बाद में और कौन सी एक साथ, और इस तरह भविष्य की भविष्यवाणी करने में श्रेष्ठता हासिल करें, तो क्या तुम सोचते हो कि वह ऐसे सम्मान या गौरव की परवाह करेगा? क्या वह उन लोगों से ईर्ष्या करेगा जो इसमें माहिर हैं? क्या वह होमर के साथ ये नहीं कहेगा, बेहतर है किसी गरीब का नौकर होना, बजाय इसके कि मैं उन लोगों की तरह रहूं जो केवल छायाओं के बीच जीते हैं? हाँ, ग्लाकॉन ने कहा, वह निश्चित रूप से ऐसा सोचेगा। और यदि उसे वापस माद में लौटने और उन छायाओं के बीच रहने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या उसकी आंखें अंधेरे से भर नहीं जाएंगी, क्योंकि वह प्रकाश से आ रहा है? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा। और यदि उसकी आंखों के अंधेरे में समायोजित होने से पहले उसे फिर से उन छायाओं को देखने और उनके बारे में अपने पुराने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या वह हास्यास्पद नहीं दिखेगा? क्या वे यह नहीं कहेंगे कि ऊपरी संसार में जाने से उसकी दृष्टि बर्बाद हो गई है, और यह कि वहां जाना भी व्यर्थ है? और यदि कोई उसे फिर से वहां ले जाने की कोशिश करे, तो क्या वे उसे मार नहीं डालेंगे, यदि वे ऐसा कर पाए? वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, क्लकॉन ने कहा। यह दृश्य, मैंने कहा, हमारी प्रकृति का प्रतीक है। जैसा कि यह शिक्षा और अशिक्षा के प्रभाव से प्रबुद्ध या अप्रबुद्ध होती है, ये समझो कि हमारी आत्मा की स्थिति उस कैदी की तरह है। मांदा का संसार दृश्य संसार है, और सूर्य का प्रकाश अच्छाई का विचार है। जो व्यक्ति सूर्य को देखता है, वह अच्छाई को समझता है, और वह जो मान में रहता है, वह केवल छायाओं को देखता है, अर्थात वह सत्य की बजाय राय के क्षेत्र में रहता है। यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। और क्या यह आश्चर्यजनक है कि जो लोग केवल छायाओं को देखने के आदी हैं, वे उन लोगों से भयभीत या क्रोधित हों जो वास्तविकता की बात करते हैं? वे उनकी बातों को हास्यास्पद मानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल प्रतिबिंबों तक सीमित है। कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि रखता है, मैंने कहा, उसे यह याद रखना चाहिए कि दृष्टि का भ्रम दो प्रकार का होता है, और ये दो कारणों से उत्पन्न होता है। या तो जब कोई अंधेरे से प्रकाश में आता है, या जब कोई प्रकाश से अंधेरे में जाता है। यह एक बुद्धि की दृष्टि के लिए भी उतना ही सत्य है जितना शरीर की दृष्टि के लिए। जो व्यक्ति इसे समझता है, वह उस पर हंसेगा नहीं जिसकी दृष्टि व्याकुल या कमजोर है। वह पहले यह पूछेगा कि क्या उस व्यक्ति की आत्मा प्रकाश में संसार से अंधेरे में आई है और अंधेरे में देखने की अभ्यस्त नहीं है, या वह अंधेरे से प्रकाश में आया है। वह उस व्यक्ति को सौभाग्यशाली मानेगा जो प्रकाश में है, और उस पर दया करेगा जो अंधेरे में है। लेकिन यदि वह उस वक्त उस पर हंसेगा जो अंधेरे से प्रकाश में आया है, तो उसकी हंसी कम उचित होगी बनिस्पत उसकी जो प्रकाश से अंधेरे में लौटने वाले पर हंसता है। यह एक बहुत सही भेद है, ग्लाकॉन ने कहा। तो यदि मैं सही हूं, मैंने कहा,
कुछ शिक्षक गलत हैं जब वे कहते हैं कि वे आत्मा में ज्ञान डाल सकते हैं, जैसे अंधी आंखों में दृष्टि डालना। वे निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। लेकिन हमारा तर्क दिखाता है कि आत्मा में पहले से ही सीखने की शक्ति और क्षमता होती है। जैसे आंखें पूरे शरीर के बिना अंधेरे से प्रकाश में नहीं मुड़ सकती, वैसे ही आत्मा भी ज्ञान के माध्यम से तब तक नहीं मुड़ सकती जब तक पूरी आत्मा को दृश्य संसार से अस्तित्व के संसार की ओर और सबसे श्रेष्ठ अस्तित्व अच्छाई की ओर नहीं मोड़ा जाता। यह बहुत सत्य है, उन्होंने कहा। क्या कोई ऐसी कला नहीं है, मैंने पूछा, जो इस परिवर्तन को आसान और प्रभावी ढंग से कर सके? यह दृष्टि को पैदा नहीं करती जो पहले से ही मौजूद है, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ती है जो पहले गलत दिशा में देख रही थी। हाँ, ग्लकॉन ने कहा, ऐसी कला को मान लेना चाहिए। अन्य तथाकथित नैतिकताएं शारीरिक गुणों की तरह प्रतीत होती हैं, जो आदत और अभ्यास से विकसित हो सकती हैं, भले ही वे जन्मजात न हों। लेकिन पांडित्य का नैतिक गुण किसी अधिक दैवीय तत्व को समाहित करता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इसका परिवर्तन उपयोगी और लाभकारी हो सकता है, या फिर दुखद और हानिकारक। क्या तुमने कभी उन तीक्ष्ण बुद्धि वाले चतुर लोगों को नहीं देखा, जिनकी आंखें चमकती हैं? उनकी आत्मा कितनी तीव्र होती है, जो अंत तक सब कुछ देख लेती है। वे अंधे के विपरीत होते हैं, लेकिन उनकी तीव्र दृष्टि यदि बुराई की सेवा में लग जाए, तो उनकी चतुराई उन्हें और भी दुष्ट बना देती है। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन यदि, मैंने कहा, ऐसे स्वभाव को युवावस्था में सही परिस्थितियों में ढाला जाए और उन निम्न इच्छाओं, जैसे खाने पीने की लालसा को, जो जन्म से ही लंगर की तरह उनसे बंधी हैं और उनकी आत्मा को नीचे की ओर खींचती है, हटा दिया जाए, तो क्या यही योग्यताएं सत्य को उतनी ही स्पष्टता से नहीं देख सकती जितना वे अब बुराई को देखती हैं? निश्चित रूप से ऐसा होगा, उन्होंने कहा। और क्या यह भी संभावित नहीं है, मैंने कहा, या बल्कि आवश्यक, कि न तो अनपढ़ और सत्य से अनजान लोग और न ही वे जो अपनी शिक्षा को कभी पूरा नहीं करते राज्य के शासक बन सकते हैं? पहले वाले इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई एकल कर्तव्य नहीं है जो उनके निजी और सार्वजनिक कार्यों का मार्गदर्शन करे, और बाद वाले इसलिए नहीं क्योंकि वे तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए, क्योंकि वे पहले से ही मानते हैं कि वे किसी सुखद पृथक द्वीप पर रह रहे हैं। ये बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। तो मैंने कहा, हमारा काम, जो राज्य के संस्थापक हैं, ये है कि हम श्रेष्ठ बुद्धियों को उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें जिसे हमने पहले सर्वोत्तम बताया था। उन्हें निरंतर ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए जब तक वे अच्छाई तक न पहुंच जाएं। लेकिन जब वे इसे प्राप्त कर लें और पर्याप्त देख लें, तो हमें उन्हें वह अनुमति नहीं देनी चाहिए जो वे अब करते हैं। आपका क्या मतलब है? ग्लकॉन ने पूछा। मेरा मतलब है कि वे ऊपरी संसार में रहना चाहते हैं, मैंने कहा, लेकिन हमें उन्हें यह अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें वापस बाद में अपने साथी कैदियों के पास लौटना होगा और उनके श्रम और सम्मान में हिस्सा लेना होगा, चाहे वे इसके पात्र हों या नहीं। लेकिन क्या यह अन्याय नहीं है? ग्लकॉन ने कहा। क्या हम उन्हें बदतर जीवन नहीं दे रहे, जबकि उनके पास बेहतर जीवन हो सकता है? तुम फिर से भूल गए, मेरे मित्र, मैंने कहा, कि विधायक का लक्ष्य केवल एक वर्ग को खुश करना नहीं है, बाकी राज्य को छोड़कर। उसका उद्देश्य पूरे राज्य की खुशी है। वह नागरिकों को अनुनय और आवश्यकता से एकजुट करता है, ताकि वे राज्य और एक दूसरे के लिए हितकारी हों। वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को एकजुट रखने के लिए बनाता है। सत्य, ग्लकॉन ने कहा। मैं भूल गया था। देखो, ग्लकॉन, मैंने कहा, हमारे दार्शनिकों को दूसरों का ध्यान रखने और उनके संरक्षक बनने के लिए मजबूर करने में कोई अन्याय नहीं है। हम उन्हें समझाएंगे कि अन्य राज्यों में उनके जैसे लोगों को
राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं है। और यह उचित है क्योंकि वे स्वयं आगे आते हैं, न कि सरकार उनके लिए यह करती है। स्वयं सिखाए हुए होने के कारण उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे उस शिक्षा के लिए कृतज्ञता दिखाएं जो उन्हें कभी मिली ही नहीं। लेकिन हमने तुम्हें भीड़ के बीच शासकों के रूप में तैयार किया है, स्वयं और अन्य नागरिकों के लिए। और तुम उनकी तुलना में कहीं बेहतर शिक्षित हो। तुम निजी और सार्वजनिक दोनों कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभाने में सक्षम हो। इसलिए तुम में से प्रत्येक को जब उसकी बारी आए भूमिगत माद में जाना होगा और अंधेरे में देखने की आदत डालनी होगी। जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो तुम माद के निवासियों से 10,000 गुना बेहतर देख सकोगे। तुम जान जाओगे कि विभिन्न छवियां क्या हैं और वे किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि तुमने सुंदरता और अच्छाई को उनके सत्य में देखा है। इस तरह हमारा राज्य, जो तुम्हारा भी है, वास्तविक होगा, न कि केवल एक सपना। यह उस भावना से शासित होगा जो अन्य राज्यों में नहीं पाई जाती, जहां लोग केवल छायाओं के लिए लड़ते हैं और सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, जिसे वे महान अच्छाई मानते हैं। लेकिन सत्य यह है कि वे राज्य जिनमें शासक शासन करने के लिए सबसे अनिच्छुक होते हैं, हमेशा सबसे अच्छे और शांतिपूर्ण ढंग से शासित होते हैं, जबकि वे राज्य जिनमें शासक सबसे उत्सुक होते हैं, सबसे खराब ढंग से शासित होते हैं। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या हमारे शिष्य ये सुनकर राज्य के लिए परिश्रम करने से इनकार करेंगे, जब उन्हें अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ दिव्य प्रकाश में बिताने की अनुमति दी जाती है? यह असंभव है, ग्लकॉन ने कहा। वे न्यायप्रिय लोग हैं और जो निर्देश हम उन पर लागू करते हैं वे न्यायसंगत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी गंभीरता से निभाएंगे, न कि वर्तमान शासकों की तरह जो सत्ता के लिए उत्सुक हैं। हाँ मेरे मित्र, मैंने कहा, लेकिन एक और बात पर विचार करें। हमें अपने भविष्य के शासकों को वर्तमान शासकों से बेहतर और दूसरा जीवन देना होगा। तभी हमारा राज्य सुव्यवस्थित होगा, क्योंकि केवल वही राज्य जो ऐसा करता है उन लोगों द्वारा शासित हो सकता है जो वास्तव में धनवान है, न कि सोने चांदी में, बल्कि नैतिकता और पांडित्य में, जो जीवन की सच्ची शुभकामनाएं हैं। लेकिन यदि शासक अपने निजी हितों के लिए भूखे और गरीब होकर सार्वजनिक कार्यों में जाते हैं, यह सोचकर कि उन्हें सत्ता छीननी है, तो वहां व्यवस्था कभी नहीं हो सकती। वे सत्ता के लिए लड़ेंगे और इससे उत्पन्न होने वाला आंतरिक और नागरिक असंतोष उन्हें और पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। और क्या सच्चा दर्शन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तुच्छ मानता है? क्या तुम कोई और जीवन जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, उन्होंने कहा। और जो शासक सत्ता के प्रेमी हों, क्या वे नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके बीच प्रतिद्वंद्वी प्रेमी होंगे? कोई सवाल ही नहीं, ग्लकॉन ने कहा। तो फिर हमें किन लोगों को अभिभावक बनने के लिए मजबूर करना चाहिए? निश्चित रूप से वे लोग जो राज्य के कामकाज में सबसे ज्ञानी हों, जिनके शासन में राज्य सबसे अच्छा प्रशासित हो और जिनके पास राजनीति के बजाय अन्य सम्मान और बेहतर जीवन हो। वही लोग होंगे, ग्लकॉन ने कहा, और मैं उनका चयन करूंगा। अब क्या हम विचार करें कि ऐसे अभिभावक कैसे तैयार किए जा सकते हैं और उन्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे लाया जा सकता है? जैसे कुछ लोगों को कहा जाता है कि वे पृथ्वी से देवताओं के संसार में गए। हर तरह से, उन्होंने जवाब दिया। ये प्रक्रिया, मैंने कहा, शुक्ति की परत खोलने जैसी नहीं है, बल्कि आत्मा को रात से दिन की ओर, अर्थात सच्चे दर्शन की खोज की ओर मोड़ने जैसी है। बिल्कुल ऐसा ही, ग्लकॉन ने सहमति दी। तो क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि कौन सा ज्ञान आत्मा को इस तरह के परिवर्तन की ओर ले जाने की शक्ति रखता है? निश्चित रूप से, उन्होंने कहा।
कौन सा ज्ञान आत्मा को अस्तित्व की ओर ले जाता है? और एक और विचार भी मन में आता है। क्या तुम्हें याद है कि हमने कहा था कि हमारे युवा खिलाड़ी योद्धा होने चाहिए? हाँ, ये कहा गया था, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। तो इस नए ज्ञान में कुछ अतिरिक्त गुण होने चाहिए। कौन से गुण? उन्होंने पूछा। युद्ध में उपयोगिता, मैंने कहा। हाँ, यदि संभव हो, ग्लाकॉन ने सहमति दी। क्या हमारी पहली शिक्षा योजना में 2 हिस्से नहीं थे? हाँ, ऐसा ही था, उन्होंने कहा। पहला हिस्सा था व्यायाम, जो शरीर के विकास और क्षय को संचालित करता है। लेकिन शायद यह ज्ञान, जो आत्मा को प्रबुद्ध करता है, उससे भिन्न है। क्या तुम इसे और स्पष्ट कर सकते हो? ग्लाकॉन ने पूछा। मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा। हमें एक ऐसे ज्ञान की खोज करनी है जो आत्मा को सत्य की ओर ले जाए। उदाहरण के लिए, क्या तुम नहीं मानते कि हमारे योद्धाओं को अंकगणित का ज्ञान होना चाहिए? निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने कहा। यदि उन्हें सैन्य रणनीतियों की थोड़ी सी भी समझ होनी है, या बल्कि यदि वे पूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम भी अंकगणित के बारे में वही सोचते हो जो मैं सोचता हूं? तुम्हारी क्या धारणा है? उन्होंने पूछा। मुझे लगता है कि यह उस प्रकार का अध्ययन है जिसकी हमें तलाश है। यह स्वाभाविक रूप से आत्मा को चिंतन की ओर ले जाता है, लेकिन इसका सही उपयोग कभी नहीं किया गया। सही उपयोग में ये आत्मा को सत्य की ओर मोड़ने में मदद करता है। क्या तुम अपने कहने का विस्तार से वर्णन करोगे? ग्लाकॉन ने कहा। मैं कोशिश करूंगा, मैंने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इस खोज में हिस्सा लो। जब मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि कौन सी ज्ञान की शाखा में आत्मा को आकर्षित करने की शक्ति है, तो हाँ या न कहकर मेरी मदद करो। मुझे लगता है कि अंकगणित उनमें से एक है। वर्णन करो, ग्लाकॉन ने कहा। मेरा कहना है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो बुद्धि को स्वयं निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि संवेदनाएं पर्याप्त नहीं होती, जबकि अन्य मामलों में संवेदनाएं इतनी भ्रामक होती हैं कि वे आगे की जांच की मांग करती हैं। तुम स्पष्ट रूप से उन चीजों की बात कर रहे हो, जैसे दूर से देखने पर संवेदनाएं भ्रामक होती हैं, या काले और सफेद चित्रों में, ग्लाकॉन ने कहा। नहीं, मैंने कहा, मेरा मतलब वह नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या था? उन्होंने पूछा। जब मैं भ्रामक विषयों की बात करता हूं, मैंने कहा, मेरा मतलब उन चीजों से है जो एक संवेदना से उसके विपरीत की ओर ले जाती हैं। गैर भ्रामक विषय वे हैं जो ऐसा नहीं करते। भ्रामक मामलों में, चाहे वह दूर हो या पास, संवेदनाएं किसी चीज का स्पष्ट विचार नहीं देती, बल्कि उसके विपरीत का भी। उदाहरण के लिए, यहाँ 3 अंगुलियां हैं, छोटी अंगुली, दूसरी अंगुली और बीच की अंगुली। बहुत अच्छा, ग्लाकॉन ने कहा। कल्पना करो कि वे पास से दिखाई दे रही हैं। यहां सवाल उठता है। क्या सवाल? उन्होंने पूछा। प्रत्येक अंगुली एक अंगुली के रूप में दिखती है, चाहे वह बीच में हो या किनारे पर, काली हो या सफेद, मोटी हो या पतली, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। अंगुली अंगुली ही है। इस मामले में किसी को यह पूछने के लिए मजबूर नहीं किया जाता कि अंगुली क्या है, क्योंकि दृष्टि कभी यह नहीं सुझाती कि अंगुली कुछ और है। मैं स्वीकार करता हूं, ग्लाकॉन ने कहा, तुम्हारी आलोचना उचित है। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि खगोल शास्त्र को उस ज्ञान के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अधिक लाभकारी ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है? मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने कहा। तारों से भरा आकाश, जिसे हम निहारते हैं, दृश्यमान आधार पर बना है। यद्यपि यह सभी दृश्य चीजों में सबसे सुंदर है, फिर भी इसे परम गति और परम मंदता की सच्ची गतियों से बहुत नीचा माना जाता है। ये गतियां एक दूसरे से संबंधित हैं और अपने साथ उन चीजों को ले जाती हैं
जो सच्ची संख्याओं और सच्ची छवियों में निहित हैं। इन्हें बुद्धि और तर्क से समझा जा सकता है, न कि दृष्टि से। यह सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। हम आकाश के इस चमकीले चित्र को उच्च ज्ञान के लिए एक प्रतीक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसकी सुंदरता उसी तरह है जैसे डैडलस या किसी अन्य महान कलाकार द्वारा बनाई गई कृति की सुंदरता। कोई भी ज्यामिति शास्त्री जो इसे देखता है, इसके शिल्प की सराहना करेगा, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचेगा कि इसमें सच्ची समानता, सच्ची असमानता या किसी प्रकार का सत्य पाया जा सकता है। नहीं, ग्लकॉन ने कहा, ऐसा सोचना हास्यास्पद होगा। और क्या सच्चा खगोलशास्त्री तारों की गति को देखते हुए ऐसा ही नहीं सोचेगा? वह यह मानेगा कि आकाश और उसकी चीजें उनके निर्माता द्वारा अत्यंत परिशुद्धता से बनाई गई हैं। लेकिन वह कभी यह नहीं सोचेगा कि रात और दिन का अनुपात या महीने और साल का या तारों का एक दूसरे से संबंध या अन्य दृश्यमान और भौतिक चीजें अनंत और अपरिवर्तनीय हो सकती हैं। ऐसा सोचना निरर्थक है और इस तरह के सत्य को जानने के लिए इतना प्रयास करना व्यर्थ है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, ग्लकॉन ने कहा। हालांकि मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। तो मैंने कहा, खगोल शास्त्र में, जैसा कि ज्यामिति में, हमें समस्याओं को हल करना चाहिए और विषय को सही ढंग से समझना चाहिए। इस तरह हम बुद्धि की स्वाभाविक जिज्ञासा को सत्य के उपयोगी अन्वेषण की ओर मोड़ सकते हैं। ये कार्य वर्तमान खगोल शास्त्रियों की क्षमता से कहीं अधिक है, ग्लागोन ने कहा। हाँ, मैंने कहा, और ऐसी कई अन्य चीजें हैं जिन्हें इसी तरह विस्तार देना होगा यदि हमारे विधायक उपयोगी सिद्ध होने हैं। लेकिन क्या तुम मुझे कोई और उपयुक्त अध्ययन बता सकते हो? नहीं, ग्लागोन ने कहा, बिना सोचे नहीं। गति के कई प्रकार हैं, न कि केवल एक, मैंने कहा। इनमें से दो को समझना हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन अन्य, जैसा मैं मानता हूं, ज्ञानी लोगों के लिए छोड़े जा सकते हैं। वे दो कौन से हैं? ग्लाकॉन ने पूछा। दूसरा, मैंने कहा, वह है जो पहले का समकक्ष है। ये कानों से संबंधित है। जैसा कि पहला आंखों से, मैं मानता हूं कि जैसे आंखें तारों को देखने के लिए बनी हैं, वैसे ही कान समस्वर गति को सुनने के लिए बने हैं। ये दोनों विज्ञान बहनें हैं, जैसा कि पाइथागोरस के अनुयायी कहते हैं, और हम, ग्लकॉन, उनसे सहमत हैं। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन यह एक कठिन कार्य है, मैंने कहा। हमें इनके पास जाना होगा और सीखना होगा। शायद वे हमें बता सकें कि इन विज्ञानों का और कोई उपयोग है या नहीं। फिर भी हमें अपने उच्च उद्देश्य से नजर नहीं हटानी चाहिए। वह उद्देश्य क्या है? ग्लकॉन ने पूछा। वह संपूर्णता है, मैंने कहा, जिस तक प्रत्येक ज्ञान को पहुंचना चाहिए। हमारे शिष्यों को भी इसमें सहभागी होना चाहिए और इसमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था कि उन्होंने खगोल शास्त्र में किया। तुम जानते हो कि समस्वर का विज्ञान भी ऐसा ही है। समस्वर के शिक्षक स्वरों की तुलना करते हैं और उन ध्वनियों पर ध्यान देते हैं जो केवल सुनी जा सकती हैं। लेकिन, मैंने आगे कहा, वे इसे केवल संवेदनाओं के आधार पर करते हैं। जैसे खगोल शास्त्री आंखों से तारों को देखते हैं। वे स्वरों को मापने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सच्चे सवालों, जैसे कि कौन से स्वर एक दूसरे से मेल खाते हैं और क्यों, का जवाब नहीं ढूंढते। यह सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। इसलिए, मैंने कहा, हमें इन विज्ञानों को तर्क और बुद्धि के साथ पढ़ाना होगा, न कि केवल संवेदनाओं के साथ। हमें यह देखना होगा कि वे आत्मा को सत्य की ओर ले जाएं। ये एक कठिन लक्ष्य है, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। हाँ, मैंने कहा, लेकिन यदि हम इसे प्राप्त करते हैं, तो ये विज्ञान आत्मा को उस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें वह फंसी है। आत्मा की दृष्टि, जो भौतिक संवेदनाओं में डूबी है, इन विज्ञानों के सौम्य साधनों से ऊपर उठ सकती है। हम इन्हें विज्ञान कहते हैं, लेकिन उन्हें एक अलग नाम चाहिए जो राय से अधिक स्पष्ट हो, लेकिन विज्ञान से कम।
हमारे पिछले दृष्टांत में इसे गलतफहमी कहा गया था। लेकिन हमें नामों पर विवाद क्यों करना चाहिए, जब हमारे सामने विचार करने के लिए इतने महत्वपूर्ण सत्य हैं? वास्तव में, ग्लकॉन ने कहा, कोई भी नाम तब तक ठीक है जब तक यह बुद्धि के विचारों को स्पष्ट करता है। हर तरह से, मैंने कहा, हम पहले की तरह 4 हिस्सों से संतुष्ट हैं, 2 बुद्धि के लिए और 2 राय के लिए। पहले हिस्से को विज्ञान, दूसरे को गलतफहमी, तीसरे को विश्वास और चौथे को मरीचिका का प्रत्यक्ष ज्ञान कहें। राय भौतिक चीजों से संबंधित है और बुद्धि सत्य के अस्तित्व से। जैसे सत्य भौतिकता से श्रेष्ठ है, वैसे ही बुद्धि राय से श्रेष्ठ है, और जैसे बुद्धि राय से है, वैसे ही विज्ञान विश्वास से, और गलत फहमी मरीचिका के प्रत्यक्ष ज्ञान से। लेकिन, मैंने आगे कहा, राय और बुद्धि के विषयों के पारस्परिक संबंधों और उपविभाजनों पर हम बाद में विचार करेंगे, क्योंकि यह एक लंबी जांच होगी। जहां तक मैं समझता हूं, ग्लकॉन ने कहा, मैं सहमत हूं। और क्या तुम तर्कशास्त्री के इस वर्णन से सहमत हो? मैंने पूछा। जो प्रत्येक वस्तु के सार को समझने की कोशिश करता है, वह इसका मालिक नहीं है और इसलिए इसे पूरी तरह समझने में असमर्थ है, चाहे वह कितना भी असफल हो। क्या उसे बुद्धि में भी असफल माना जाएगा? हाँ, ग्लाकॉन ने कहा, मैं इसका खंडन कैसे कर सकता हूं? और क्या तुम अच्छाई के विचार के लिए भी यही मानते हो? मैंने पूछा। जब तक कोई व्यक्ति तर्क और विवेक से अच्छाई के विचार को स्पष्ट नहीं कर सकता, सभी आपत्तियों को दूर नहीं करता और सत्य को सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं रहता, न कि केवल राय के आधार पर, बल्कि परम सत्य के, तब तक वह अच्छाई या किसी अन्य अच्छे को नहीं जानता। वह केवल छायाओं की गिरफ्त में है, जो राय से आती है, न कि विज्ञान से। उसका जीवन स्वप्न और आलस्य में बीतेगा, और इससे पहले कि वह यहां जागे, वह नीचे के संसार में पहुंच जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। मैं इन सभी बातों में पूरी तरह सहमत हूं, ग्लकॉन ने कहा। और निश्चित रूप से, मैंने कहा, तुम अपने आदर्श राज्य के उन बच्चों को, जिनका तुम पालन पोषण और शिक्षा दे रहे हो, यह अनुमति नहीं दोगे कि वे शासक बने, यदि वे उच्च विषयों में प्रवीण नहीं हैं। निश्चित रूप से नहीं, ग्लकॉन ने जवाब दिया। तो तुम एक ऐसा कानून बनाओगे जो उन्हें ऐसी शिक्षा दे, जो उन्हें प्रश्न पूछने और उत्तर देने में महान प्रवीणता प्रदान करे? हाँ, उन्होंने कहा, हम दोनों मिलकर इसे बनाएंगे। तो तर्कशास्त्र, मैंने कहा, जैसा कि तुम सहमत हो, विज्ञान का पहला और सर्वोच्च कदम है। कोई अन्य विज्ञान इसके ऊपर नहीं हो सकता। ज्ञान की प्रकृति इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सहमत हूं, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन हमें इसे किसे सौंपना चाहिए और इसे कैसे सौंपा जाए, यह प्रश्न अब भी बाकी है। हाँ, यह स्पष्ट है, उन्होंने कहा। क्या तुम्हें याद है, मैंने कहा, हमने पहले शासकों का चयन कैसे किया था? निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। हम उसी तरह चयन कर सकते हैं, मैंने कहा। हमें अभी भी निश्चित और साहसी लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और यदि संभव हो तो न्यायप्रिय लोगों को। साथ ही उनके पास कुलीन और उदार स्वभाव होना चाहिए, और स्वाभाविक प्रतिभाएं जो उनकी शिक्षा को सुगम बनाएं। और वे क्या हैं? ग्लकॉन ने पूछा। वे हैं उत्सुकता और सीखने की शक्ति, मैंने कहा। बुद्धि अधिकतर अध्ययन की कठिनाई से कमजोर पड़ती है, न कि शारीरिक व्यायाम से। यह परिश्रम पूरी तरह बुद्धि का है और शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। इसके अलावा, मैंने कहा, जिसकी हमें तलाश है, वह है अच्छी स्मृति और असीम ऊर्जा, जो किसी भी दिशा में परिश्रम करने का प्रेमी हो। अन्यथा वह कभी भी उस भारी शारीरिक प्रशिक्षण और बौद्धिक अनुशासन व अध्ययन को सहन नहीं कर पाएगा, जो हम उससे अपेक्षा करते हैं। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने सहमति दी। ये उसके स्वाभाविक गुण हैं। वर्तमान में समस्या ये है
मैंने कहा कि जो लोग दर्शन का अध्ययन करते हैं, उनका कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है। यही कारण है, जैसा मैंने पहले कहा, कि दर्शन बदनामी का शिकार हो गया है। इसके सच्चे अनुयायी ही इसे अपने हाथों में लेंगे, न कि अधूरे या दोगले लोग। आपका क्या मतलब है? ग्लकॉन ने पूछा। सबसे पहले, मैंने कहा, उसके अनुयायी आलसी या रुकावट पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। मेरा मतलब है कि वे आधे परिश्रमी और आधे आलसी नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति जो व्यायाम, शिकार और अन्य शारीरिक गतिविधियों का प्रेमी हो, लेकिन सीखने, सुनने या जांच पड़ताल करने से नफरत करता हो। या फिर वह जो केवल अपने व्यवसाय में समर्पित हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कमी या असंतोष हो। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने कहा। और क्या सत्य के प्रति भी यही बात नहीं लागू होती? मैंने पूछा। क्या आत्मा उस कमी को नहीं पहचानती जो झूठ से घृणा करती है और अपने या दूसरों के असत्य बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन बिना किसी आपत्ति के असत्य को स्वीकार करती है? क्या ऐसे लोग अज्ञानता को सहन करते हैं, जैसे सुअर कीचड़ में लौटते हैं और पकड़े जाने पर भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते? निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने सहमति दी। और आत्मसंयम, साहस, वैभव और हर अन्य नैतिकता के संदर्भ में, मैंने कहा, क्या हमें सच्चे अनुयायी और दोगले में सावधानी से भेद नहीं करना चाहिए? यदि इस भेद को नजरअंदाज किया गया, तो राज्य और व्यक्ति अनजाने में गलती करते हैं। वे ऐसे लोगों को शासक या मित्र बनाते हैं जो नैतिकता के किसी हिस्से में दोषपूर्ण हैं, जो दोगले या अपूर्ण हैं। यह बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। इसलिए, मैंने कहा, हमें इन सभी बातों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। यदि हम केवल उन लोगों को इस व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण से परिचित कराते हैं जो शरीर और बुद्धि से मजबूत हैं, तो न्याय के पास हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। हम अपने संविधान और राज्य के रक्षक होंगे। लेकिन यदि हमारे शिष्य किसी और प्रकार के लोग हों, तो इसका उल्टा होगा और हम दर्शन को और अधिक उपहास का पात्र बना देंगे। यह स्वीकार्य नहीं होगा, ग्लकॉन ने कहा। निश्चित रूप से नहीं, मैंने जवाब दिया। और फिर भी इस हल्के फुल्के मजाक में मैं भी उतना ही हास्यास्पद हूं। कैसे? उन्होंने पूछा। मैं भूल गया, मैंने कहा, कि हम गंभीर नहीं हैं और बहुत अधिक उत्साह में बोल रहे हैं। जब मैं दर्शन को लोगों के पैरों तले कुचलते देखता हूं, तो मैं इसके अपराधियों के प्रति क्रोध रोक नहीं पाता। यह क्रोध मुझे बहुत प्रबल बना देता है। मैं सुन रहा था, ग्लकॉन ने कहा, और मुझे नहीं लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसा सोचता हूँ, मैंने कहा। और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि यद्यपि हमने पहले अपने चयन में वृद्ध लोगों को चुना था, अब हम ऐसा नहीं कर रहे। हमें केवल युवा और स्थिर लोगों को चुनना चाहिए। ये सत्य है, ग्लकॉन ने सहमति दी। अब जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है, मैंने कहा, और उसमें प्रश्न पूछने की भावना होती है, जैसे न्यायसंगत और सम्मानजनक क्या है, और वह वैसा ही जवाब देता है जैसा विधायक ने उसे सिखाया है, लेकिन तर्क उसके शब्दों का बार बार खंडन करता है, तब वह यह विश्वास करने लगता है कि कुछ भी सम्मानजनक या न्यायसंगत नहीं है, बल्कि ये सब उनके विपरीत हैं। इस तरह जिन मूल्यों को वह सबसे अधिक महत्व देता था, क्या तुम सोचते हो कि वह फिर भी उनका सम्मान करेगा और उनकी आज्ञा मानेगा? यह असंभव है, ग्लकॉन ने कहा। और जब वह इन्हें सम्मानजनक या स्वाभाविक नहीं मानता, मैंने कहा, और सत्य को खोजने में असफल रहता है, तो क्या उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह उस जीवन को अपनाए जो उसकी इच्छाओं को पूरा करता है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। और तब वह कानून का पालन करने वाला बनने के बजाय कानून तोड़ने वाला बन जाता है। बिना किसी संदेह के, क्लकॉन ने कहा। यह दर्शन के उन छात्रों में बहुत स्वाभाविक है जिनका मैंने वर्णन किया, मैंने कहा। और जैसा मैंने कहा, यह सबसे बड़ा बहाना है।
हाँ, ग्लकॉन ने कहा, और यह दयनीय भी है। इसलिए मैंने कहा, हमारे नागरिकों, जो अब 30 वर्ष की आयु के हैं, के लिए यह दयनीय स्थिति न हो, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उन्हें तर्क से सावधानीपूर्वक परिचित कराया जाए। निश्चित रूप से, उन्होंने सहमति दी। इसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए कि वे तर्क की मिठास का जल्दी स्वाद चख लें। तुमने देखा होगा कि युवा, जब वे पहली बार तर्क का स्वाद चखते हैं, उसे मनोरंजन की तरह लेते हैं। वे दूसरों की नकल करते हुए खंडन और प्रतिवाद करते हैं, जैसे कुत्ते के पिल्ले जो अपने आसपास की हर चीज को खींचते और फाड़ते हैं। हाँ, ग्लकॉन ने कहा, वे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहते। और जब उन्होंने कई बार जीत और हार का अनुभव किया, मैंने कहा, तो वे हिंसक रूप से और तेजी से उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां वे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते जिस पर पहले विश्वास करते थे। इस तरह न केवल वे, बल्कि दर्शन और इससे संबंधित हर चीज भी बाकी दुनिया के लिए बदनाम हो जाती है। ये बहुत सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मैंने कहा, वह ऐसी बहसों में ग्लानि महसूस नहीं करता। वह सत्य को जानने के लिए तर्क का उपयोग करता है। उसका तर्क संयम के साथ बढ़ता है, न कि सत्य की खोज में उसका सम्मान कम होता है। ये बहुत सत्य है, उन्होंने सहमति दी। और क्या हमने इसके लिए विशेष सावधानी नहीं बरती? मैंने कहा। जब हमने कहा कि दर्शन के अनुयायियों को अनुशासित और स्थिर होना चाहिए, न कि वर्तमान की तरह घुसपैठ करने वाले या महत्वाकांक्षी। बिल्कुल सत्य, ग्लाकॉन ने कहा। कल्पना करो, मैंने कहा, कि दर्शन का अध्ययन शारीरिक व्यायाम की जगह ले ले और दृढ़ता व परिश्रम के साथ उतने ही वर्षों तक जारी रहे जितने वर्ष शारीरिक प्रशिक्षण में बिताए गए हैं। क्या यह पर्याप्त होगा? क्या तुम 6 या 4 वर्ष कह रहे हो? ग्लकॉन ने पूछा। 5 वर्ष कहो, मैंने जवाब दिया। इसके बाद उन्हें फिर से मान में भेजा जाए और सैन्य या अन्य ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाए जो युवाओं के लिए उपयुक्त हों। इस तरह उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त होगा, और जब उन्हें हर तरह के प्रलोभनों का सामना करना पड़े, तो उनकी स्थिरता की जांच होगी कि वे दृढ़ रहते हैं या घबरा जाते हैं। और यह स्थिरता कितने समय तक चलनी चाहिए? ग्लकॉन ने पूछा। 15 वर्ष, मैंने उत्तर दिया। जब वे 50 वर्ष की आयु के करीब पहुंचते हैं, तब जो लोग अभी भी जीवित हैं और अपने जीवन के हर कार्य और ज्ञान की हर शाखा में उत्कृष्ट सिद्ध हुए हैं, वे अंततः पूर्णता तक पहुंचते हैं। अब समय आता है कि वे अपनी आत्मा की दृष्टि को उस विश्वव्यापी प्रकाश की ओर उठाएं जो सभी चीजों को रोशन करता है, और परम अच्छाई को निहारें। यह वह आदर्श है जिसके अनुरूप उन्हें राज्य और व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित करना है, साथ ही अपने शेष जीवन को भी। वे दर्शन को अपनी मुख्य खोज बनाएंगे, लेकिन जब उनकी बारी आए, तो वे राजनीति में परिश्रम करेंगे और सार्वजनिक हित में शासन करेंगे, न कि यह दिखाने के लिए कि वे कोई वीरतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, बल्कि कर्तव्य के रूप में। जब प्रत्येक पीढ़ी में उनके जैसे लोग तैयार हो जाएं और वे शासक का पद छोड़ दें, तब वे भाग्यशाली लोगों की तरह किसी दूरस्थ द्वीप पर चले जाएंगे और वहां निवास करेंगे। जनता उनके लिए सार्वजनिक स्मारक बनाएगी और उन्हें सम्मान देगी। यदि दैवीय संकेत अनुमति दे, तो उन्हें देवता माना जाएगा, और यदि नहीं, तो उन्हें शुभकामनाएं और पवित्रता प्रदान की जाएगी। तुम एक मूर्तिकार हो, सुकरात, ग्लकॉन ने कहा। तुमने हमारे शासकों की मूर्ति बिना किसी कमी के सुंदर ढंग से गढ़ी है। हाँ, मैंने कहा, और न केवल पुरुष शासकों की, बल्कि हमारी महिला शासकों की भी। यह न समझो कि मैंने जो कुछ कहा वह केवल पुरुषों पर लागू होता है। यह महिलाओं पर भी उतना ही लागू है जहां तक उनकी प्रकृति इसकी अनुमति देती है। तुम बिल्कुल सही हो, ग्लकॉन ने कहा, क्योंकि हमने उन्हें पुरुषों के समान सभी कार्यों में भाग लेने के लिए तैयार किया है। बहुत अच्छा, मैंने कहा। क्या तुम सहमत हो कि हमने जो कुछ राज्य
और उसकी सरकार के बारे में कहा, वह केवल सपना नहीं है। यद्यपि यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यह उस रास्ते से संभव है जिसके बारे में हमने सोचा है। ये तब होगा जब सच्चे दार्शनिक राजा एक या एक से अधिक राज्य में जन्म लेंगे। वे उन सम्मानों को तुच्छ मानेंगे जिन्हें संसार अभी मूल्यवान समझता है और जो उन्हें औसत और बेकार लगते हैं। वे सत्य से उत्पन्न होने वाली सभी चीज़ों और सम्मान को महत्व देंगे और न्याय को सबसे महान और सबसे आवश्यक मानेंगे। वे इसके सेवक होंगे और इसके सिद्धांतों को बढ़ावा देंगे। तब वे अपने शहर में व्यवस्था स्थापित करेंगे। वे यह कैसे करेंगे? क्लकॉन ने पूछा। वे शुरुआत करेंगे, मैंने कहा, राज्य के उन सभी नागरिकों को बाहर भेजकर जो 10 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। वे उनके बच्चों को अपने कब्जे में लेंगे जो अपने माता पिता की आदतों से अप्रभावित होंगे। फिर वे इन बच्चों को अपनी प्रणाली और कानूनों के अनुसार प्रशिक्षित करेंगे। मेरा मतलब उन कानूनों से है जो हमने उन्हें दिए हैं। इस तरह हमारा वर्णित राज्य और संविधान जल्दी और आसानी से सुख प्राप्त करेगा और वह राष्ट्र जिसमें ऐसा संविधान होगा सबसे अधिक लाभ उठाएगा। हाँ, ये सबसे उचित तरीका होगा, ग्लकॉन ने कहा। मुझे लगता है, सुकरात, तुमने बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि ऐसा संविधान कैसे अस्तित्व में आ सकता है। तो अब, मैंने कहा, हमारे आदर्श राज्य और उन लोगों के बारे में पर्याप्त बात हो चुकी है जो इसकी छवि धारण करते हैं। ये देखने में कोई कठिनाई नहीं है कि हमने इसका वर्णन कैसे किया। कोई कठिनाई नहीं है, ग्लकॉन ने जवाब दिया। मैं सहमत हूं कि अब और कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी चीजें संवेदनाओं को उत्तेजित या निमंत्रण नहीं देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन क्या यह अंगुली की महानता और छोटेपन के लिए भी सत्य है? क्या दृष्टि उन्हें स्पष्ट रूप से देखती है? क्या ये मायने रखता है कि एक अंगुली बीच में है और दूसरी किनारे पर? और स्पर्श के लिए भी, क्या यह मोटाई, पतलापन, कठोरता या नरमी को स्पष्ट रूप से महसूस करता है? क्या अन्य संवेदनाएं हमें इन विषयों की सही जानकारी देती हैं? क्या ऐसा नहीं है कि कठोरता को महसूस करने वाली संवेदना नरमी को भी महसूस करती है और आत्मा को बताती है कि एक ही चीज कठोर और नरम दोनों हो सकती है? आप बिल्कुल सही हैं, ग्लकॉन ने कहा। और क्या आत्मा इस जानकारी से व्याकुल नहीं होती जो संवेदनाएं देती हैं, कठोर के लिए जो नरम भी है, या भारी और हल्के के लिए, यदि हल्का भारी भी हो और भारी हल्का भी हो? हाँ, ग्लकॉन ने कहा, ये सूचनाएं जो आत्मा को मिलती है बहुत अजीब हैं और हम और जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने कहा, ऐसी व्याकुलता में आत्मा स्वाभाविक रूप से गणना और बुद्धि की सहायता लेती है ताकि यह देख सके कि जो विषय उसे दिखाए गए हैं वे एक हैं या दो। यह सत्य है, उन्होंने कहा। और यदि वे दो हैं तो क्या प्रत्येक एक अलग और उसका विपरीत नहीं है? निश्चित रूप से, ग्लाकॉन ने कहा। और यदि प्रत्येक एक है और दोनों दो हैं तो आत्मा यह कल्पना करेगी कि वे अलग अलग हैं, क्योंकि यदि वे अविभाजित होते तो उन्हें एक ही माना जाता। यह सत्य है, उन्होंने कहा। आंखें निश्चित रूप से बड़ा और छोटा दोनों देखती हैं, लेकिन भ्रमित तरीके से, बिना स्पष्टता के। हाँ, क्लाकॉन ने कहा। जबकि बुद्धि इस भ्रम को देखती है और इसे स्पष्ट करने के लिए मजबूर करती है, बड़ा और छोटा को अलग अलग देखती है, बिना भ्रम के। यह बहुत सत्य है, उन्होंने कहा। क्या यही वह जांच नहीं है जो पूछती है, महान क्या है और तुच्छ क्या है? बिल्कुल यथार्थ, क्लाकॉन ने सहमति दी। ये पूर्ण सत्य है, क्लाकॉन ने कहा। यही मेरा तात्पर्य था
मैंने कहा। जब मैंने उन विषयों के प्रभाव की बात की जो बुद्धि को विचार की ओर ले जाते हैं, या इसके विपरीत जो विपरीत संवेदनाओं को जन्म देते हैं। जो विषय विपरीतता से प्रभावित होते हैं, वे बुद्धि को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो ऐसा नहीं करते, वे बुद्धि को उत्तेजित नहीं करते। मैं समझता हूँ, ग्लाकॉन ने कहा, और आपसे सहमत हूँ। और इकाई और अंक किस श्रेणी से संबंधित हैं? मैंने पूछा। मैं नहीं जानता, उन्होंने जवाब दिया। थोड़ा और सोचो, मैंने कहा, और तुम देखोगे कि जो कुछ पहले हुआ वह स्वयं तुम्हें उत्तर दे देगा। यदि एक साधारण इकाई दृष्टि या किसी अन्य संवेदना से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जैसा कि हमने अंगुली के मामले में कहा था, तो वह बुद्धि को सत्य की ओर आकर्षित नहीं करती। लेकिन जब इसमें हमेशा कुछ विपरीतता शामिल होती है, जैसे एक और अनेक की धारणा, तो विचार हमारे भीतर जागृत होता है। आत्मा व्याकुल होकर यह जानना चाहती है कि परम इकाई क्या है। इस तरह एक के अध्ययन में बुद्धि को सत्य और वास्तविक अस्तित्व की ओर मोड़ने की शक्ति होती है। निश्चित रूप से, ग्लकॉन ने कहा, यह एक के मामले में स्पष्ट है। हम देखते हैं कि एक ही चीज एक और अनेक दोनों हो सकती है। हाँ, मैंने कहा, और यह न केवल एक के लिए बल्कि सभी अंकों के लिए सत्य है। निश्चित रूप से, उन्होंने सहमति दी। और अंकगणित और गणना का सारा विज्ञान अंकों से संबंधित है। हाँ, ग्लाकॉन ने कहा, और ये बुद्धि को सत्य की ओर ले जाते दिखते हैं। हाँ, बहुत ही उल्लेखनीय ढंग से, उन्होंने जवाब दिया। तो यह वही ज्ञान है जिसकी हमें तलाश है। इसका दोहरा उपयोग है, सैन्य और दार्शनिक। एक योद्धा को अंकगणित सीखना चाहिए, अन्यथा वह सैनिकों को क्रमबद्ध करना नहीं सीख पाएगा। और एक दार्शनिक को भी, क्योंकि उसे परिवर्तनों से परे सत्य और वास्तविक अस्तित्व को समझना है। इसीलिए उसे भी अंकगणित आना चाहिए। यह सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। और हमारे अभिभावक योद्धा और दार्शनिक दोनों हैं? निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। तो यह वह ज्ञान है जिसे विधायक को उचित रूप से प्रस्तावित करना चाहिए। हमें अपने राज्य के प्रमुख लोगों को यह समझाना होगा कि वे अंकगणित सीखें, न कि सतही ढंग से, बल्कि तब तक गहराई से अध्ययन करें जब तक वे अंकों की प्रकृति को केवल बुद्धि से समझ न लें। यह व्यापारी या दुकानदार की तरह नहीं होना चाहिए जो खरीद बिक्री के लिए अंक देखते हैं, बल्कि सैन्य उपयोग और आत्मा के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह सत्य और अस्तित्व को जानने का सबसे सरल तरीका है। यह उत्कृष्ट है, ग्लाकॉन ने कहा। हाँ, मैंने कहा, और अब जब मैंने इसके बारे में बताया, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि अंकगणित का विज्ञान कितना आकर्षक है। यदि इसे दार्शनिक भावना से आगे बढ़ाया जाए, न कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से, तो यह हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना सहायक हो सकता है। आपका क्या मतलब है? उन्होंने पूछा। मेरा मतलब है, मैंने कहा, जैसा कि मैंने बताया, अंकगणित का बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाने में बड़ा प्रभाव है। यह आत्मा को परम संख्या के लिए तर्क करने के लिए मजबूर करता है और दृश्य या भौतिक तथ्यों के आधार पर तर्क करने से इनकार करता है। तुम जानते हो कि अंकगणित के जानकार कितनी गंभीरता से उस व्यक्ति का विरोध करते हैं और उसका उपहास उड़ाते हैं जो परम इकाई को विभाजित करने की कोशिश करता है। यदि तुम इकाई को विभाजित करते हो, तो वे उसे गुणा करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इकाई अविभाजित रहे। यह बहुत सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। अब कल्पना करो कि कोई उनसे कहे, मेरे मित्रों, वे कौन से भव्य अंक हैं जिनके बारे में तुम तर्क कर रहे हो, जिनमें, जैसा तुम कहते हो, एक ऐसी इकाई है जो बराबर, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य है। वे क्या जवाब देंगे? वे कहेंगे, क्लकॉन ने जवाब दिया, जैसा मैं समझता हूं कि वे उन अंकों की बात कर रहे हैं जिन्हें केवल बुद्धि से समझा जा सकता है। तो तुम देखते हो, मैंने कहा,
इस ज्ञान को वास्तव में आवश्यक कहा जा सकता है। ये बुद्धि को शुद्ध सत्य जानने के लिए, शुद्ध बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, यह इसकी सबसे स्पष्ट विशेषता है। उन्होंने सहमति दी। और क्या तुमने यह भी नहीं देखा कि जिनमें गणना की स्वाभाविक प्रतिभा होती है, वे लगभग सभी क्षेत्रों में तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं? और जो धीमे होते हैं, यदि उन्हें अंकगणित में प्रशिक्षित किया जाए, तो उनकी बुद्धि में सुधार होता है। यह सत्य है, ग्लकॉन ने कहा। और वास्तव में यह उन अध्ययनों में से एक है जो आत्मा को सत्य की ओर ले जाने में बहुत प्रभावी है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सही ढंग से पढ़ाया जाए, न कि केवल उपयोगिता के लिए। कैसे? ग्लकॉन ने पूछा। हमें यह देखना होगा, मैंने कहा, कि यह अध्ययन आत्मा को बौद्धिक सत्य की ओर ले जाए, न कि केवल भौतिक उपयोग के लिए। अन्यथा यह अपनी पूरी शक्ति खो देता है। मैं समझता हूं, उन्होंने कहा, लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि इस तरह के अध्ययन को लागू करने में कठिनाइयां हैं। क्या कठिनाइयां? मैंने पूछा। दो प्रकार के लोग होते हैं, क्लकॉन ने कहा। एक वर्ग वह है जो आपके तर्क से सहमत होगा और आपके शब्दों को रहस्योद्घाटन की तरह स्वीकार करेगा। दूसरा वर्ग वह है जिसे यह सब अर्थहीन लगेगा और वे इसे व्यर्थ कहावत मानेंगे क्योंकि वे इसमें कोई लाभ नहीं देखते। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसके लिए तर्क करना चाहते हो। शायद तुम यह कहना चाहते हो कि तुम केवल अपने सुधार के लिए तर्क कर रहे हो और तुम्हें दूसरों के लाभ की परवाह नहीं है। मैं सोचता हूं, मैंने कहा, हमें अपनी जिम्मेदारी पर तर्क को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ग्लाकॉन ने कहा, लेकिन हमें एक गलती सुधारनी होगी क्योंकि हम विज्ञानों के क्रम में भटक गए हैं। क्या गलती हुई? उन्होंने पूछा। समतल ज्यामिति के बाद, मैंने कहा, हम सीधे ठोस पदार्थों के परिभ्रमण यानी खगोल शास्त्र पर चले गए, बिना ठोस ज्यामिति को समझे। समतल ज्यामिति के बाद ठोस ज्यामिति आती है जो घन और गहराई के आयाम से संबंधित है। यह सत्य है, सुकरात, ग्लाकॉन ने कहा, लेकिन ठोस ज्यामिति की अभी बहुत कम समझ है। हाँ, मैंने कहा, और इसके दो कारण हैं। पहला, कोई भी राज्य इसका संरक्षण नहीं करता क्योंकि यह कठिन है और इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दूसरा, विद्यार्थियों को तब तक इसमें प्रगति नहीं हो सकती जब तक उनके पास कोई मार्गदर्शक ना हो। लेकिन मार्गदर्शक मिलना मुश्किल है और यदि मिल भी जाए तो आजकल के घमंडी विद्यार्थी इसमें रुचि नहीं लेते। फिर भी यदि पूरा राज्य इन अध्ययनों का मार्गदर्शक बन जाए और उन्हें सम्मान दे तो वे अनुशासित हो सकते हैं। सतत और दृढ़ संकल्प के साथ जांच से खोज होगी। अभी तक ये विषय संसार द्वारा तुच्छ माने जाते हैं और अपंग हैं क्योंकि कोई भी उनके उपयोग को स्पष्ट नहीं करता। फिर भी ये अपनी स्वाभाविक आकर्षकता के कारण महत्व रखते हैं। यदि राज्य उनका समर्थन करे तो वे एक दिन प्रकाश में आएंगे। हाँ, ग्लकॉन ने कहा, इनमें उल्लेखनीय आकर्षण है, लेकिन मैं अभी भी विज्ञानों के क्रम में परिवर्तन को पूरी तरह नहीं समझा। तुमने पहले समतल ज्यामिति से शुरुआत की थी? हाँ, मैंने कहा, और फिर तुमने खगोल शास्त्र को अगला रखा, लेकिन फिर पीछे हट गए। हाँ, मैंने जवाब दिया, मैंने अपनी जल्दबाजी में तुम्हें भटका दिया। ठोस ज्यामिति को समतल ज्यामिति का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन मैंने इसे छोड़कर खगोल शास्त्र यानी ठोस पदार्थों की गति पर चला गया। यह सत्य है, ग्लाकॉन ने कहा। तो यह हम मानते हुए कि ठोस ज्यामिति, जिसे अभी तक उपेक्षित किया गया है, राज्य के प्रोत्साहन से विकसित हो सकती है। आइए खगोल शास्त्र पर आगे बढ़ें, जो चौथा विज्ञान होगा। यह सही क्रम है, ग्लाकॉन ने जवाब दिया। और अब सुकरात, जैसा कि तुमने पहले मेरी खगोल शास्त्र की प्रशंसा को अशिष्ट बताया था, मैं अब इसकी प्रशंसा तुम्हारे तरीके से करूंगा। हर कोई, जैसा मैं सोचता हूं, देखता है कि खगोल शास्त्र आत्मा को ऊपर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है।
और हमें इस संसार से दूसरे संसार की ओर ले जाता है। हर कोई ऐसा सोच सकता है, मैंने कहा, लेकिन मैं नहीं। तो तुम क्या कहोगे? ग्लूकोन ने पूछा। मैं कहूँगा, मैंने जवाब दिया, कि जो लोग खगोल शास्त्र को दर्शन में ऊंचा उठाते हैं, वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, न कि ऊपर की ओर ले जाते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने पूछा। तुम्हारे मन में खगोल शास्त्र की बहुत ही आनंददायक धारणा है, मैंने कहा। तुम सोचते हो कि यदि कोई ऊपर की ओर देखे और नक्काशीदार छत का अध्ययन करे, तो वह बुद्धिमानी से सोच रहा है, न कि केवल अपनी आंखों से देख रहा है। शायद तुम सही हो और मेरा ज्ञान कम हो, लेकिन मेरी राय में केवल वही ज्ञान जो सत्य और वास्तविक अस्तित्व की ओर ले जाता है, आत्मा को ऊपर की ओर देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। चाहे कोई आकाश की ओर एकटक देखे या जमीन की ओर आंखें झपकाए। यदि वह केवल संवेदनाओं के आधार पर सीखने की कोशिश करता है, तो उसकी आत्मा नीचे की ओर देख रही है, न कि ऊपर। यह कोई विज्ञान नहीं है, चाहे वह पानी में तैरे या जमीन पर पीठ के बल लेटा हो।